बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 2 दिन की छुट्टी थी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया और रीज़न आप सबको पता है कि मुझे दोबारा अरेस्ट कर दिया गया था। और मुझे मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं वो गल्फ़ में मौजूद थे, बल्कि वो भी अब पाकिस्तान वापस आ गए इसी चक्कर में जल्दी से फ़्लाइट लेके। और कुछ और भी फैमिली के लोग जा रहे थे और मुझे भी मेरी कमिटमेंट थी, मुझे जाना था यूएई। और इससे पहले भी मैं गया था 2 दिन के लिए और फिर मैं वापस आ गया था। तब भी बड़े अफसाने बनाए गए थे, यही मेरा मुल्क है, यहीं पे मुझे रहना है और ना मेरा इस मुल्क से बाहर कुछ है और ना मैं इस मुल्क से बाहर रहना चाहता हूँ। सब कुछ इस मुल्क में ही है मेरा, और जो कुछ मुझे दिया वो इस मुल्क ने दिया, और जो कुछ भी मैं बना इस मुल्क से बनाऊँ, तो मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ। ये एफ़आईआर जो है ये मेरे ऊपर दर्ज की गई थी आज से 2 महीने पहले। मुझे इस एफ़आईआर का पता चल गया था। जब एफ़आईआर का मुझे पता चला तो मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, लेकिन जो एफ़आईए वाले हैं उन्होंने ये एफ़आईआर के बारे में हमें बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसको छुपा कर रखा हुआ था, कंसील कर दी थी, एफ़आईआर छुपाई हुई थी। तो हमने बड़ी कोशिश की, नहीं बताया उन्होंने। फिर हमने कानूनी तौर पे उनको लेटर्स भी लिखे, फिर हमने हाई कोर्ट में जाके वहाँ से भी अदालत के थ्रू भी उनसे ये सवाल उठाया, तो उन्होंने वहाँ पे भी मिसलीड किया और सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेलाफाइड है ये सारा कुछ, और ये कोई क्लीन हैंड्स के साथ नहीं है, इनके अपने हाथ लुथड़े हुए हैं। एक तो जाली एफ़आईआर बनाई, फिर उसको छुपा कर रखा कि किसी मौके की मुनासबत से ये कार्रवाई डालेंगे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे मुझे पता चला और वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपके ऊपर एफ़आईआर है और आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। मैंने वो पहले वाला सवाल किया, मैंने कहा जी मुझे बताया मैंने घर जाना है या गिरफ़्तार होना है यहाँ से? उन्होंने कहा थोड़ी देर में आपको बताते हैं, आप बैठ जाएँ। मैं बैठ गया, इन्होंने सारे निज़ाम को हिलाना शुरू किया और मुझे आइडिया हो गया कि ये बात बहुत दूर तक जा रही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी वहाँ ऑफिसर्स में। बहरहाल फाइनली डिसाइड किया गया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने मुझे आकर बताया कि सर आपको गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा जी वेलकम, आ जाएँ, जोन सी भी एफ़आईआर है उसमें मुझे गिरफ्तार कर लें। थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझे पिछले गेट से निकाला गया एयरपोर्ट के, क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन था, तो मैंने ट्विटर पर बता दिया कि मुझे यहाँ से अरेस्ट किया जाएगा और मुझे रोक लिया गया दोबारा से। अब वो जो सारे लोग ये कहते थे ना कि हमने अरशद शरीफ को नहीं रोकना था, और वो जो सारे लोग ये कहते थे अगर हम रोकना चाहते तो हम रोक लेते, तो देखें ना ऐसे रोकते हैं। याद है ना आपको, लोग कहते थे कि अरशद शरीफ को अगर रोकना चाहते तो हम रोक लेते, तो ऐसे रोकते हैं भाई। हर चीज़ का पोल खुद ही खुल रहा है, हर चीज़ खुलकर सामने खुद ही आ रही है। मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मुझे तो वापस आ जाना था, रिटर्न टिकट है मेरे पास और मैं फिर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, मेरी आज़ादी है, मेरा राइट है, मैं दुनिया में जहाँ मर्जी ट्रैवल करूँ। पूरी दुनिया में मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, मेरा हक है मैं उनसे जाकर मिलूँ और उनका हक है कि वो मुझे बुला के मेरे से मिलें। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा जाने आने का। लेकिन अरशद शरीफ भाई का कहा हुआ एक एक जुमला सच साबित हो रहा है। ना सिर्फ वो सच साबित हो रहा है, बल्कि जिन्होंने उनके शहादत के बाद झूठ बोला, जिसने उसका झूठ भी अब साबित हो रहा है। कैसे रोकते हैं? हमने एक मरतबा फिर तमाशा देखा लाहौर एयरपोर्ट पे। गिरफ्तार कर लिया गया, पिछले गेट से निकाला क्योंकि सामने वाले गेट पे को लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद मुझे पिछले गेट से निकाल कर एफ़आईए के ऑफिस में पहुंचाया गया और फिर जो सलूक होता है, बड़ी कोशिश की गई कि मेरे से मेरा पासवर्ड लिया जाए, मेरे लैपटॉप का और मेरे मोबाइल फ़ोन का। तो मैंने उनको नहीं दिया फिर पासवर्ड, और ना मोबाइल फ़ोन का भी नहीं दिया। वो इसलिए मैं नहीं दे रहा था कि बहुत सारे मेरे ऐसे सोर्सेज हैं जो मुझे ख़बरें भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पे एतबार करते हैं, और वो सब लोग मुझ पे जब एतबार करते हैं और मुझे ख़बरें भेजते हैं तो वो ये सोच कर भेजते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन महफूज रहेगी। तो मैं उन सबको रिस्क में नहीं डाल सकता था। इवन बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, उनको मुश्किल पैदा हो जाती है उनके लिए कि जब पता चलता कि ये वाली खबर तो ऐसे आती है। तो सहाफ़ी वैसे भी अपना सोर्स नहीं बताता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताता, और मैंने अपना पासवर्ड नहीं दिया उन्हें। काफ़ी ज़ोर लगाया, बहुत ज़्यादा, यानी जितना वो कह सकते थे वो मुझे करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। और फिर मैंने उनको अपना पासवर्ड नहीं दिया। पहले दिन मुझे अदालत में पेश करना था, उन्होंने नहीं किया। दूसरे दिन पे ले गए मामला और दूसरे दिन अदालत में पेश किया और फिर अदालत के अंदर मुकदमा चला। हमें इंसाफ की उम्मीद जो है ना वो सिर्फ अदालतों से होती है। मैंने जज साहब से आज 2-3 बातें की हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ करना चाहता हूँ। एक तो मैंने उन्हें बताया कि हम चोट खाए हुए हैं, बड़ी तकलीफ में है पहले ही।
اور شاید اسی وجہ سے ہم کو تلخ بھی ہیں، یا ہم تھوڑا سا ہمارے جذبات زیادہ ہیں، ہمارے اندر تھوڑی سی ایگریشن پیدا ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مار کھائی ہوئی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہوئی ہیں، درجنوں مقدمات ہیں، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، فیملیز کو ہراساں کیا گیا ہے، ہمیں ہراساں کیا گیا ہے، پرسنل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے، فیملی کے جو لوگ کاروبار کرتے تھے ان کے کاروبار تک اڑا کے رکھ دیا۔ میں کبھی اس بارے میں بات نہیں کرتا ہوں، کروں گا بھی نہیں، کیا شکوہ کریں اپنے لوگوں سے۔ پھر جو ہمارا سب سے پیارا دوست تھا اس کے لیے زمین اتنی تنگ کی گئی کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا، پھر وہ لاش آئی واپس، اور اب بھی انصاف نہیں دیتے، تو ہم چوٹ کھائے ہوئے ہیں۔ میں نے جج صاحب سے عرض کیا کہ جج صاحب میری تو ماں کے پاس اور بیٹے ہیں، لیکن ارشد شریف کی ماں کے پاس اب کوئی بیٹا نہیں ہے، اب وہ کوئی اور بیٹا اس ملک کو نہیں دے سکتی، اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے دونوں دے دیے ہیں۔ میں جب ان کو ملتا ہوں ماں جی کو تو ان کو فیس ہی نہیں کر پاتے ہم لوگ۔ کیسے فیس کریں گے آپ ان کو؟ ساری جائیداد لٹا کر بیٹھی ہیں اپنی، اور وہ بھی پہاڑ جیسے، چٹان جیسے حوصلے کے ساتھ، پھر وہ آپ کو ہمت دے رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس دن مجھے ایک جملہ بولا جب آخری مرتبہ میں مل کر آیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ساری باتیں، پر ارشد تو واپس نہیں آئے گا نا۔ تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب ارشد شریف بھی اپنی زندگی میں عدالت میں ہی آیا تھا، اور اس کی ماں بھی اسی عدالت کے اندر ہی آ رہی ہے، اور اگر اس رستے میں ہمیں کچھ ہو جاتا ہے یا میں نہیں رہتا، اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو میرے بعد میرے لوگ بھی، میری فیملی بھی اسی عدالت میں آئیں گے، کیونکہ ہم 2 چیزوں کے بل بوتے پر بولتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہمت ہے وہ 2 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور نمبر 2 ہم عدالت کے بل بوتے پر بولتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف مل جائے گا۔ پہلے بھی ہمیں عدالتوں نے چھوڑا، عدالتوں نے انصاف دیا، اور آج بھی عدالتیں ہی ہمارا فیصلہ کریں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عدالت مجھے ریمانڈ پہ بھیجتی ہے، مجھے جوڈیشل کر کے جیل میں بھیجتی ہے، یا اس کیس میں مجھے بری ذمہ قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیتی ہے، میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن ہم نے اپنا کیس جج صاحب کے سامنے رکھا، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جو سب لوگ باہر آ گئے تھے عدالت میں بھی۔ کچھ لوگ احتجاج کرتے رہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے رہے، کچھ دوستوں نے بہت زوردار طریقے سے آواز اٹھائی۔ میں ان کے سب کے نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اسپیشلی میں سوشل میڈیا کے لوگوں کا، اپنے دوستوں کا، ان لوگوں کا جو فزیکلی آئے، فیملی کا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ صحافیوں کا اور وکلاء کا۔ صحافیوں کا اور وکلاء کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے الٹیمیٹلی بولنے کا حق آپ سے کوئی چھین لے آخر میں جا کے، تو وہ آپ کے پاس پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر بیڑا غرق کر دیا گیا ہر چیز کا گزشتہ 8 سے 10 مہینوں میں، کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، اور جن لوگوں نے سب کچھ برباد کیا ہے ان کو فارمولے بنا کر دیے جا رہے ہیں کہ جناب ابھی آپ کو اور موقع دیا جائے گا تاکہ آپ مزید بیڑا غرق کر دیں۔ الیکشن بھی ٹائم پہ نہیں کروایا جائے گا، 1 سال کی اور ایکسٹینشن دینے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں تاکہ جنہوں نے بربادی پھیری ہے وہ پوری بربادی پھیریں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ سائفر حکومت بنی اور کس طریقے سے انہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا، اور یہ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کے وفادار ہی نہیں ہے، شک ہوتا ہے جب یہ سارا کچھ ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو، اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ تو عدالت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر انصاف دیا اور باعزت بری کیا۔ جس طرح پہلے والی 22 FIRs میرے اوپر جو کٹی ہوں ان میں سے بیشتر اور ساری ردی کی ٹوکری میں گئی، ویسے یہ والی FIR بھی ردی کی ٹوکری میں گئی۔ پورا پوسٹ مارٹم کیا وہاں پہ میاں علی اشفاق نے، میرے بھائی نے، دوست نے، اور کمال کے آرگومنٹ کیے اس نے۔ مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا جب وہ بات کر رہے تھے، ایک ایک چیز کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا اور عدالت کو کنونس کیا کہ یہ کیس بوگس ہے، یہ کیس غلط ہے۔ ہم جب پوچھ رہے ہیں کہ ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، بتائیے ہماری FIR کہاں ہے، عدالت پوچھ رہی ہے تو وہ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں جانا چاہیے۔ میں علی سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جائیں گے اور جا کر توہین عدالت کی کارروائی کروائیں گے کہ ہم انہیں پوچھ رہے ہیں کہ FIR ہے تو یہ چھپا رہے ہیں، عدالت پوچھ رہی ہے تو پوچھ رہے ہیں چھپا رہے ہیں، تو یہ عدالت کی توہین ہے۔
तौहीन अदालत की कार्रवाई में हम जाएंगे अब और करवाएंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी ज्यादती तो नहीं हो सकती कि अब आपको अदालतों की भी बात उसके अंदर वजन नहीं लगता और आप अदालतों के अहकामात भी नहीं मानते। तो ये जनाब सारी सूरत हाल थी। इसकी वजह से मेरी और आपकी बात नहीं हो सकी 2 दिन तक। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता था। मैं ऐसे ही बात करता रहूंगा, ऐसे ही बोलता रहूंगा। और अगर माजी में मेरे से गलतियां हुई हैं, जो बिल्कुल हुई हैं, वो अब नहीं होने दूंगा मैं। यानी हमने बहुत सारी चीज़ों को जैसे माशिरत उलूम में पढ़ा हमें वैसे ही लगता था, लेकिन रियलिटी कुछ चीज़ों में मुख्तलिफ है और कुछ चीज़ों में बिल्कुल वैसे ही है जैसी हम पढ़ के आए हैं। ये खेल तमाशा अब इस मुल्क के साथ बंद होना चाहिए। मैं इस बात के लिए कन्विंस हूं, जो भी आवाज़ उठाएगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और ये एक उसूल बनना चाहिए इस मुल्क के अंदर कि मुल्क का फैसला मुल्क के लोग करेंगे। बंद कमरों में होने वाले फैसलों को ना हम तस्लीम करेंगे और ना उन फैसलों से इस मुल्क को चलाने देंगे किसी को। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि चंद लोग बैठें और बैठ के उसके ऊपर हुक्मरानी करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क पाकिस्तानी चलाएंगे, पाकिस्तानियों का ये हक है और हम पाकिस्तानी ये हक हमसे जो भी छीनेगा उससे वापस छीन लेंगे। और पाकिस्तानी अब इस मूड में आ चुके हैं। कितना दबाएंगे, कब तक रोकेंगे इलेक्शंस को? अल्टीमेटली आपको यहां पे आना पड़ेगा और इलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। धांधली करेंगे फिर भी आपकी इकॉनमी नहीं चलेगी साहब। इस मुल्क के चलने के लिए जरूरी है कि इस मुल्क के लोगों को एतमाद हो कि ये हुकूमत जो बनी है वो उन्होंने बनाई है और फिर वो खुशी के साथ इस मुल्क में कारोबार करें, पाकिस्तान फले फूले। यही इस मुल्क का हल है। अगर किसी भी हुकूमत को ज़बरदस्ती अगले 5 साल के लिए बैठाएंगे तो जैसा ये 1 साल गुजरा है अगले 5 साल फिर वैसे ही गुजर जाएंगे, खुदा ना खास्ता। और कब तक करेंगे ये फाशिस्ट कार्रवाइयाँ? कभी इसको पकड़ो, उसको नंगा करो, उसको मारो, उसके मुंह पे कपड़ा डालो, उसको करंट लगा दो, उसको जो है वो सड़कों पे फिराओ, उसको जगाते रहो, उसके घर पे जो है पैरे ले जाओ, उसके घर पे ड्रोन कैमरा ले जाओ, उसको इस तरीके से हरासा करो। यानी क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? इस किस्म की ब्लैकमेलिंग हो रही है और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जब पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। उन पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन आप ये देखें ना मुल्क की हालत क्या है। ज़र मुबादला के पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो ख़तरनाक हद तक गिर गए हैं। सिर्फ 3 अरब अमरीकी डॉलर हमारे पास बाकी हैं और इतना पैसा तो हमने सिर्फ सऊदी अरब से लेके रखा हुआ है। हमारे पास अपना क्या रह गया? यूएई के पैसे 2 अरब डॉलर वो हैं, चाइना के पैसे वो भी हमने लिए हुए हैं। ये सारे पैसे इकट्ठे करें हमने तो लोगों के पैसे खर्च कर दिए, हमारा अपना तो ख़त्म हो गया कब का। और ये इंपोर्टेड हुकूमत ने किया है, साइफर हुकूमत ने किया है आने के बाद ये किया है इन्होंने। आज की डॉलर की प्राइस जहां पे डॉलर बंद हुआ है वो देखें आप, यानी मेरे अंदर जाने और बाहर आने के दौरान फिर डॉलर 10 रुपए बढ़ गया है। ये हालात किए इन्होंने पाकिस्तान के। इस वक्त जो डॉलर की कीमत है 278 रुपए की तारीखी सतह के ऊपर पहुंचा हुआ है डॉलर। और ये इंटरबैंक का बता रहा हूं मैं आपको, इंटरबैंक के अंदर ये इस वक्त ये प्राइस है डॉलर की इंटरबैंक में। और जो ओपन मार्केट में अब आपको 300 का भी नहीं मिलता डॉलर। ये पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया है और प्लान किया जा रहा है कि इन लोगों को और मौका दिया जाए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है, उन्होंने कहा जी हम नहीं आते आपकी एपीसी में। एपीसी कर रहे हैं जी दहशतगर्दी से निपटने के लिए शहबाज शरीफ साहब। मुझे तो लगता है एक शौक पूरा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान जाना चाहिए शहबाज शरीफ को और बिलावल जरदारी को और उनके साथ जाकर बात करनी चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए अफगान सरजमीन का जो इस्तेमाल है उसको बंद करवाना चाहिए। वहाँ जाते ही नहीं, उससे बात ही नहीं करते, उस तरफ कदम उठाने को तैयार नहीं है कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, यूरोप नाराज़ हो जाएगा। उन्हें खुश करने के लिए इधर मुंह ही नहीं करते। आपस में बैठ के क्या आपने तय करना है? जहां मसला है वहां आप जाने के लिए तैयार नहीं है। पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। खित्ते के बहुत सारे मुल्कों को आपने नाराज कर दिया है। जिनको आप मनाने में लगे हुए हैं वो भी आपको पैसे नहीं दे रहे, और अगर वो आपको पैसे दे भी दें तो वो पैसे भी एक दिन खर्च हो जाएंगे। और वो आपको जो कर्जा देंगे वो कर्जा जब आपका खर्च हो जाएगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर खुशहाली हो जाएगी? नहीं होगी साहब। आपके पास 16.2 अरब डॉलर से अब 3 अरब डॉलर रह गए हैं। अगर आपको कोई 10 अरब डॉलर भी दे देना, वो तो उम्मीद नहीं है, वैसे 1-2 अरब डॉलर की उम्मीद है। अगर आपको कोई 10 अरब डॉलर भी दे देना तो आप 4-5 महीने में वो भी खत्म कर देंगे। फिर क्या होगा? नया कर्जा भी चढ़ जाएगा, इकॉनमी भी ठीक नहीं होगी।
اکانومی تبھی ٹھیک ہوگی جب سیاسی استحکام آئے گا اور لوگوں کے اندر اس سے ایک اعتماد پیدا ہوگا اور لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے اور اپنی جیب سے پیسہ نکالیں گے، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے اے پی سی میں۔ وہ جا بھی سکتے تھے میرے خیال میں، اس کے باوجود انہیں چلے جانا چاہیے تھا، مخالفین کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا اور جا کے شرکت کر لیتے، اپنے 2 لوگوں کو بھیج دیتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ایک طرف گرفتار کیا جا رہا ہے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود تھی، اس کو جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے نکالا گیا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت ساری ریزرویشنز ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میٹنگ کے اندر آ کر نہیں بیٹھنا چاہتے۔ میرے خیال میں انہی ریزرویشنز کے ساتھ وہ اپنے بازو پہ کالی پٹی باندھ کے یا کوئی احتجاجی سمبولک احتجاج کرتے ہوئے اس کے اندر شرکت ان کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ معاملہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہ پاکستان کا ہے اور اس معاملے میں ان کو آنا چاہیے تھا، یہ مجھے لگتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سوچ ہے اور وہ اس کے بارے میں خود بتائیں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کیا اور کون کون سی چیزیں ان کے دماغ میں تھیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ جب تک دوبارہ مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تب تک ہمارا کنٹینیوسلی رابطہ رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ تمام لوگوں کا دعائیں کرنے کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔